चलिए आइए शुरू करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट रासायनिक बलगति का पॉइंट जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए देखते हैं। पहला क्या लिखा है, दर स्थिरांक या बेग स्थिरांक क्या है, इसकी इकाई लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और दर नियम क्या कहता है, मान लो कोई पदार्थ ए है, बी से रिएक्ट करके ये उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है, उत्पाद। क्या बना रहा है, बोलो, उत्पाद बना रहा है। तो दर नियम कहता है, जो दर है वो कहता है कि जो अपक्रिया की दर की होगी दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के मान के समानुपाती होगा। तो यहाँ ध्यान से समझो, दर बराबर एक स्थिरांक आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ जो आया है ये दर स्थिरांक है, इसी को दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। ध्यान समझना, दर समीकरण कहते हैं। अब हुआ का, यदि, ध्यान सुनना, यदि सक्रिय द्रव्यमान यानी इकाई बराबर एक इकाई में हो, अर्थात सांद्रता, सांद्रता मतलब मात्रा कह सकते हैं, इकाई में हो, इकाई में हो। अभी सक्रिय द्रव्यमान 1 मोल प्रति लीटर कह सकते हैं। तब क्या होगा, ये जो दर है वो किसके बराबर हो गया, दर स्थिरांक के। तो ये दर स्थिरांक है। यहाँ से परिभाषा क्या लिखेंगे, अब यही कहा जाता है विशिष्ट अपक्रिया दर। ध्यान से सुनना, या विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट अपक्रिया दर। और ये जो के है ये क्या है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक है। तो डिफिनीशन क्या बन के आई, डिफिनीशन क्या बन के आई, ध्यान से सुनो। डिफिनीशन क्या बन के आया कि जब सांद्रता इकाई में हो तब दर को विशिष्ट अभिक्रिया दर या दर स्थिरांक कहते हैं। ऐसा डिफिनीशन नहीं मिलेगा आपको, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट कहते हैं। दर स्थिरांक बता लेंगे। अब इसके लक्षण आपको लिखने होंगे, लक्षण 2 नंबर में लक्षण। अब कहेंगे ताप बढ़ने पे बढ़ता, लो, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अच्छा ध्यान समझिए, अब के का मान बढ़ने पर, के का मान बढ़ने पर दर का मान बढ़ता है। ओहो, बड़ी अच्छी बात है। के का मान बढ़ने पर दर का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है इसकी इकाई। ध्यान सुनो, इकाई कोटि पर निर्भर करती है, कोटि पर निर्भर करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इकाई किस पे निर्भर करती है, कोटि पर निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी, कोटि पर निर्भर करेगी। तो हमने इसी दर स्थिरांक से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो ताप बढ़ाने पर मान बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पे मान बढ़ता है तो क्या है, ध्यान समझना। तो यहाँ कहें ताप बढ़ाने पर क्या होता है, मान बढ़ता है। अगर ताप बढ़ने पर बढ़ता है तो एक बात आता है, तापीय गुणांक क्या होता है कि ताप द्वारा दर में वृद्धि, ताप द्वारा दर में वृद्धि को, ध्यान सुनना, तापीय गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलो ठीक है, ताप द्वारा जो दर में वृद्धि होगा उसको किस में दिखाएंगे, तापीय गुणांक में। अब तापीय गुणांक बराबर क्या होगा, कैसे परिभाषा में लिखेंगे उसको देखो। कहा गया कि मान लो एक अपक्रिया हो रही, उसके दर स्थिरांक का मान क्या है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे।
जैसे ताप बढ़ाया तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से जाकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब कहा गया कि दो दर स्थिरांक जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो का मान 2 या 3 आता है, अर्थात अपक्रिया का दर 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, यही अनुपात क्या कहलाएगा, तापीय गुणांक कहलाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, दो दर स्थिरांक का अनुपात जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर हो, तापीय गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, तापीय गुणांक कहलाता है। इसका मान 2 या 3 होता है। तो कह सकते हैं कि अपक्रिया 2 गुना या 3 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ताप से वृद्धि, अपक्रिया की दर में वृद्धि को किसी भी तरह से कहते हैं तापीय गुणांक। ये क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, दो दर स्थिरांकों का अनुपात हो, उसका मान क्या आएगा, 2 या 3 आएगा। अच्छा ध्यान समझिए, जब ये 2, ध्यान समझो। अब हम लोग अगली पॉइंट चलते हैं। एक पॉइंट क्या होगा, ये कहा गया कि कोटि पर निर्भर करता है। तो दर स्थिरांक की इकाई किस पे निर्भर करेगा, कोटि पर निर्भर करेगा। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पॉइंट के स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आ रहे हैं आपको क्या बता रहे हैं, दर स्थिरांक की इकाई। चलिए, दर स्थिरांक की इकाई जो है वो कोटि पर निर्भर करती है, कोटि पर निर्भर करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस पे निर्भर करती है, कोटि। याद रखना, दर स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करेगी, कोटि पर। तो कोटि क्या होती है, पहले से आपको पता है, कोटि होता है जो दर समीकरण हो, दर क्या हो, समीकरण हो। दर बराबर रेट स्थिरांक दर स्थिरांक a इंटू बी लिखते हो ना, ऐसे। मान लो यहाँ n1, यहाँ क्या n2, यही n1 n2 योग क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। अगर मान लो हमने माना यहाँ पर एक ही कोई है ऐसे, तो n है, n क्या है, इसकी कोटि है। तब चले, मान लो शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए इकाई बिल्कुल सॉल्व करके दिखा रहे हैं, सॉल्व करके। मान लो दर है और शून्य कोटि का जो दर स्थिरांक होता है, ये इसके लिए n का मान 0 होता है, यानी कि जो n बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तभी शून्य कोटि की अपक्रिया कराती है। अब ध्यान समझना, दर बराबर होता है dx/dt, और ये क्या हो गया कि अब इसका मान तो 0 हो गया ना, ये तो हट गया, किसी के पावर 0 वैल्यू 1 गुणा कर देते यही रह जाएगा। अब देखो, अब दर स्थिरांक की इकाई निकालते हैं। इकाई क्या हो जाएगा, अब ये दर की इकाई होती है, ये सांद्रता की इकाई क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और समय का क्या होता है, सेकेंड। अब देखो तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इकाई निकल गई किस कोट की, शून्य कोट की, ये दर की इकाई होती है। तो सवाल बन जाता है, उस अपक्रिया का नाम लिखिए जिसके लिए दर और दर स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो आंसर क्या होगा, शून्य कोट, आंसर क्या होगा, शून्य कोट। इसको नोट कर लो, उस अपक्रिया का नाम लिखिए, उस अपक्रिया का नाम लिखिए जिसके लिए दर और दर स्थिरांक की इकाई बराबर होती है। किस कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया। अब चलते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए। देखो यहाँ पे प्रथम कोट के लिए इकाई, प्रथम कोट के लिए दर स्थिरांक की इकाई,
तो दर बराबर होता है, ये दर स्थिरांक आया, माना पावर इसके क्या है 1 है, तो ये किस कोट की है, प्रथम कोट की है। अब आओ, दर की इकाई आपको पता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब ये दर स्थिरांक, ये सांद्रता है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, इधर लाएंगे डिवाइड होगा ना, तो इतना इतना क्या हो गया, कैंसिल। दर की इकाई क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। याद करना, इकाई से पहचान सकते हो किस कोड की अपक्रिया है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो शून्य कोड क्या है, और सेकेंड इनवर्स तो क्या है, प्रथम कोड क्या है। अब एक विशेष बात, किसी भी कोट के लिए क्या निकाल लो, इकाई, तो के की इकाई के लिए एक ट्रिक देखो, क्या लिख लो, क्या लिखो, लीटर अपान मोल, लीटर अपान मोल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, n-1 सेकेंड इनवर्स, या करके ऐसे लिख सकते हो, या करके ऐसे लिखो, मोल 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 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। ये इकाई है, विशेष है, किसी भी, जहाँ n क्या nth कोटि है, किसी भी कोटि के लिए इस फार्मूले से क्या निकालो, क्या निकालो, कोटि का इकाई निकालो, n का मान 2 4 6 कुछ भी रखो, इस वाले पॉइंट से आसानी से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सुनो, अगर कोई गैसीय अभिक्रिया है, क्या है, गैसीय अभिक्रिया है, तो गैसीय अभिक्रिया के कोट की इकाई क्या लिख लोगे, एटीएम, एटीएम 1 - n सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए इकाई, बाकी के लिए 1 - n-1 या ये वाला कोई भी nth ऑर्डर के लिए क्या लगा लो आप, इस फार्मूले से कोट, तो कोट की इकाई पूछता है, ध्यान से सुनना, कोट की इकाई पूछता आ रहा है इस बार एग्जाम में, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा वो भी। चलिए, दर स्थिरांक से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या है, आर्हेनियस साहब ने दर स्थिरांक, ताप, सक्रिय द्रव्यमान, या कहें कि सक्रिय ऊर्जा के मध्य, दर स्थिरांक, ताप, सक्रिय ऊर्जा के मध्य गणितीय संबंध आर्हेनियस समीकरण कहलाता है। आर्हेनियस क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, केवल ऐसे ही पूछ लेता है। टी यहाँ क्या है, ताप है, याद रखना, परम ताप है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। ई ए क्या है, यही क्या है, सक्रिय ऊर्जा। बताते हैं भैया आपको, के क्या दर स्थिरांक है, ये जो है आर्हेनियस आवृत्त कारक है। अब इसी समीकरण का लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर देखो, तो पहले सबने लिख दिया है, तो log ई लिख दिया, इधर इधर log लिख दिया, ई अपन क्या हो गया, आर टी। अब log ई की वैल्यू होती है 2.30 log बेस 10। तो ध्यान समझो, अब इसको हम इधर लाए तो प्लस में हो गया, इधर लगे, ध्यान समझना, ध्यान समझिए, ध्यान समझना, तो ये आपस में 75 कर देते हैं, तो यहाँ कंडीशन क्या आ गई, प्लस में हो गया, ध्यान समझना, हालांकि सॉल्व करने पाएगा ये, तो ये वैल्यू आ गई, देखो ई अपन आर टी, इधर लाए तो क्या हो गया, ये प्लस में हो गया।
अब ध्यान से 2.303 जब लॉगरिथम ले रहे हैं ये चेंजेस हो रहा है। अब ये वैल्यू आ गई, देखो अब इसको इधर ले जाओ, 2.303 को इधर ले जाओ, तो इधर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड, यहाँ तो देखो यहाँ इंटू है तो यहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यहाँ है तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, log बेस 10a, और ये हो गया। तो दो भिन्न ताप में लिख देते हैं, एक बार T1 ताप पे, एक बार T2, यही बात लिख दिया K1, यहाँ क्या लिख दिया K2। जब इनको डिवाइड करेंगे K2 से K1 को क्या करो, विभाजित करने पर, तो log देखो जब यहाँ से घटाओगे K2 में से ये लगाओ तो कॉमन क्या, log बेस 10 K2/K1 हो जाएगा, -1 अगर हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया। तो दो भिन्न ताप पे ही पूछता है आपसे, दो भिन्न ताप पे आर्हेनियस का समीकरण लिखिए, आर्हेनियस समीकरण क्या है। तो बड़े इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, केवल ये याद करो, दो भिन्न तापों पे आर्हेनियस का समीकरण लिखिए या आर्हेनियस का समीकरण क्या है, बस उतना ही बता रहे हैं जितना आपके बोर्ड के लिए आवश्यक है। बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, उतना नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वीडियो में आते हैं अच्छे टॉपिक के साथ।